जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो जैसा कि हमने रिसेंटली फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई रोडोव। इसमें हम मेनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोडोव्स के, और हमारा जो सेशन रहेगा वो 2 to 3 क्वेश्चंस पर वीडियो हमारा हम इसमें टारगेट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, और चैनल को शेयर लाइक जो भी करना है फटाफट से कर दो, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। इस वीडियो में फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 1.1 और 1.2 जो प्रॉब्लम थी वो पिछले वीडियो में सॉल्व कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.3। टॉपिक हमारा इसमें रहेगा काइनेमेटिक्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम पहले काइनेमेटिक्स के कुछ जो फर्स्ट 70 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो है थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद द एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अब इसको मैं हिंदी में समझ लेता हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज समझ लो जो समझने वाली है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये मोशन क्या होती है, रेक्टिलिनियरली मोशन क्या होती है। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगुलर वर्ड तो पता ही होगा, रेक्टेंगुलर होता है हमारा। तो जब भी आपकी मोशन कुछ इस तरीके से होती है, एक ये तो होती है आपकी लीनियर मोशन। आपका एक ऑब्जेक्ट ए से चला, वो बी गया, ये तो है आपकी लीनियर मोशन। आप जब इस तरीके से एक सर्कुलर में एक पार्टिकल है वह ए से घूम के वापस ए पे आता है, ये मेरा कहलाता है लीनियर मोशन। ठीक है, हमारे नॉर्मली टर्म्स यूज होती हैं काइनेमेटिक्स में, सिंगल डायमेंशन मोशन में, तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है मेरी लीनियर मोशन, ये होती है मेरी सर्कुलर मोशन। जब कोई मेरा पार्टिकल सर्कुलर में चक्कर काटता है तो वो मेरी कहलाती है सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होती है मेरी जब पार्टिकल लीनियर में भी चलता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, इस तरीके से जब पार्टिकल मोशन करता है, तो ये मेरा कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है, रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। ये देखो, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मतलब क्वाड्रिलेटरल का एक चतुर्भुज टाइप का शेप बनता है, तो इसको कहते हैं, इस मोशन को हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली इस तरीके से पार्टिकल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप की मोशन है पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, वैसे आप उसमें अगर देखोगे तो इसमें कहा है कि फर्स्ट विद द एक्सलेशन डब्ल्यू से चलता है, उसके बाद जाके यूनिफॉर्म चलता है, फिर डी एक्सलेट करता है। तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ए पॉइंट से पहले एक्सलेट करता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, फिर डी एक्सलेट करके बी पे आके ये रुक जाता है। ये मेरा एक यहाँ से एक बॉल है जो ऐसे ये पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, और ये मेरा इस तरीके से बी पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो ए से अभी इसने एक्सलेट किया, ये यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, फिर यहाँ पे इसने डी एक्सलेट किया क्योंकि इसमें ऑब्वियसली नीचे लगेगा फोर्स, तो यहाँ जाके फिर ये रुक जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो टोटल मोशन है आपकी, जो ए से बी तक गया, तब तक जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। तो आपको इस वाले टाइम पीरियड में, मान लो कि वो टी टाइम्स में लगाया होगा, तो आपसे पूछा मेनली ये कि जब वो स्ट्रेट लाइन में चली उस पूरे मोशन में, तब उसकी किसने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमने डायग्राम बना लिया। अब करना क्या है इसमें, आपका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जितना उस पर्टिकुलर बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उसने टोटल टाइम लिया। तो ये मेरे को दे रखा है 72। ठीक है, और मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा तो ये वाला टाइम है। ठीक है, ये वाला टाइम तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद से ये और दे रखा है मेरे को, टोटल टाइम भी दिया हुआ है मेरे को। टोटल टाइम है 25, यानी कि मेरे को ये भी दिया हुआ है 72, ये दिया हुआ है, और मेरे को ये भी दिया हुआ है। तो मेरे को एस टी, ये मेरा टोटल डिस्टेंस होगी, डिवाइड बाई 25 भी दिया हुआ है। अब मेरे पास जो निकालना है वो निकालना है मुझे एस टी। एस टी मतलब इस ए से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। मैं मान लेता हूँ ये मेरा S1 डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ S2, ये मान लेता हूँ मैं S3। मेरा मेन काम इसमें केवल S1 S2 S3 निकालना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमारे जो काइनेमेटिक्स में जो न्यूटन्स लॉ की जो 3 इक्वेशन आती हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता ही होगा। और मैं जस्ट एनीवे मैंने वीडियो के स्टार्ट करने से पहले नहीं बताया था, लेकिन मेरी आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से काइनेमेटिक्स नहीं आती हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको काइनेमेटिक्स के पता हो, तो वो इनफ है आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बाकी तो मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ बताऊंगा इसी। ठीक है, तो जो 3 इक्वेशन मेरी होती हैं, ये 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। डेरिवेशन नहीं भी याद हो तो आपको इनका कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए। ये मेरी 3 इक्वेशन होती हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल ए एक्सलेशन से यू इनिशियल वेलोसिटी से टी टाइम तक चलता है तो इतनी डिस्टेंस होती है। एक मेरी इक्वेशन होती है
u प्लस ए टी। ये मेरा कहता है कि ए एक्सलेशन से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम में उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, वो होगी u प्लस ए टी। एक मेरा एक इक्वेशन रिलेशनशिप ये आती है v टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। इनका डेरिवेशन भी आपने कहीं ना कहीं थ्योरी में पढ़ा ही होगा, हमारे 12th बेस में इसका डेरिवेशन भी आता है, बट इस क्वेश्चंस में हमको डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, हमको केवल इक्वेशन पता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं इमेजिन करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये इक्वेशन पता होंगी, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी, ये तीनों इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम इसमें S1, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें S1 निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा S1 क्या इसमें निकल के आएगा, सबसे पहले हमारा है S1। देखो इसने बोला है कि कार स्टार्ट्स फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 0। देखो यहाँ से कार चली है, यहाँ से कार चली है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी, यहाँ से नीचे तक आई होगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है w। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाऊं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसमें ut वाली टर्म तो 0 होगी क्योंकि u 0 है, तो हाफ इंटू at स्क्वायर, a मतलब w, और ये वाला टाइम जो है मेरा आ जाएगा, मतलब इसको अगर मैं t1 मान लूँ तो ये हो जाएगा मेरा t1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे सेम ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आती है, और यहाँ पे सेम ये मेरे को दिया हुआ है कि डी एक्सेलरेशन और आपका जो डी एक्सेलरेशन है वो सेम है, डब्ल्यू ही है दोनों केस में। तो यानी कि मेरा यहाँ जो टाइम लगने वाला है वो टाइम मेरा यहीं लगेगा, ये टाइम मेरा सेम होगा। ये होता है कॉन्सेप्चुअली भी सही है कि अगर आपकी एक ही एक्सेलरेशन से अगर कोई पार्टिकल कोई टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उतने ही टाइम में उस दूसरे वाले में भी अगर एक्सेलरेशन सेम है तो उसका टाइमिंग भी सेम होगा, ठीक है। तो इससे मेरा t1 अगर मैं निकालूं तो इससे मेरा t1 कितना आ जाएगा, देखो टोटल टाइम था मेरा कितना 25, मोशन का टोटल टाइम था 25, ठीक है। यहाँ लगा मेरा कितना t, बीच वाले में लगा मेरा t, तो 25 माइनस टी टाइम हो गया मेरा, जो मेरा इन दोनों में लगा होगा। और अब इन दोनों में अगर बराबर लगा है तो यानी कि आधा इसमें लगा होगा और आधा इसमें लगा होगा, यानी t1 कितना है मेरा 25 माइनस टी बाई टू, और यहाँ पे भी मेरा जो है वो है 25 माइनस टी बाई टू। अब मैं इसमें रख देता हूँ तो मेरी S1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू 25 माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर। ये मेरी आ गई S1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर एक चीज देखो तो आपकी S3 भी इतनी होगी, क्योंकि टाइम सेम लग रहा है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन सेम है, तो S2 भी इतनी होगी। तो S2 भी कितनी हो जाएगी मेरी, S2 की वैल्यू भी ये हो जाएगी। अब मेरी बात आती है, सॉरी S2 नहीं S3 भी मेरी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब मेरे को निकालना है S2। अब देखो S2 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आते आते उसकी एक्सेलरेशन होगा कितना, यहाँ पे आते आते उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। वेलोसिटी कितनी गेन कर ली होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v इक्वल टू यहाँ पे होगी उसकी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जो भी उसने टाइम लिया t1, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया, तो ये होगी मेरी w इंटू t1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरी वेलोसिटी इतनी है, इस वेलोसिटी से मैं चला t टाइम तक, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 4 बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है मेरी, सॉरी दूरी निकालनी है मेरे को, दूरी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4 इंटू समय। ये तो है मेरी 4, और समय कितना है मेरा, समय है मेरा t, ठीक है। तो मेरा S2 कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे S2 निकाल के रखूँ, यहाँ पे रखता हूँ S2 को निकाल के, अगर मैं S2 को निकालूँ तो S2 हो जाएगा मेरा W T1 कितना है मेरा 25 माइनस टी बाई टू, 25 माइनस टी बाई टू इंटू टी, ये मेरा हो जाएगा क्या S2, ठीक है। इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा S2, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम में मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे, चलो डायग्राम में रहने देता हूँ ताकि आपको एक पूरा एक, अगर मैं इसकी PDF बनाऊंगा तो आपको एक्जैक्टली सॉल्यूशन का पता लग जाएगा, ठीक है। अब मेरा बस करना क्या है, मुझे ST निकालना है। ST क्या था मेरा, ST तो मेरा था S1 प्लस S2 प्लस S3, और नीचे क्या था मेरा 25, ये मेरा किसके बराबर था, 72 के बराबर था। तो मैं S1 S2 की वैल्यू रखूँ यहाँ पे, S1 की वैल्यू है मेरी हाफ इंटू W इंटू 25 माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस S3 भी मेरा उतना ही है, S3 में S3 में ऐड करूँगा तो ये इंटू 2 हो जाएगा, प्लस S2 कितना हो जाएगा मेरा W इंटू 25 माइनस टी बाई टू इंटू टी। ये मेरा जो है कितना है, इसको डिवाइड बाई 25, ये मेरा है बराबर कितने के 72 के। अब आप इस चीज को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बस सॉल्व ही कर लेते हैं इसको ढंग से। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ, मेरा क्या था 72 मेरा बराबर था कितने के, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई
टोटल टाइम, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी थी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। S1 मैंने निकाल लिया था हाफ AT स्क्वायर, मतलब हाफ W इंटू 25 माइनस T बाई 2 का होल स्क्वायर, और यही मेरा S3 था। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, हमने पीछे इसको कर रखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मेरी आ गई थी। उसके बाद मेरा S2 जो आ गया था वो मेरा आ गया था कितना, W इंटू T1 इंटू T1 कितना है मेरा W इंटू 25 माइनस T बाई 2 इंटू T। हमने एक बार और कर लिया इसको, अब सब वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा मेरा 72 इक्वल टू 1/2, ये 2 बार है तो ये हो जाएगा इंटू 2। S1 और S3 दोनों बराबर है तो ये 2S हो जाएगा, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, W इंटू 25 माइनस T बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस W इंटू 25 माइनस T बाई 2 इंटू T डिवाइड बाई 25। इसको आप इसमें देखोगे तो पूरी इक्वेशन इसमें T आपका केवल अननोन है, बाकी सब आपके वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी T की वैल्यू आ जाएगी 15 सेकेंड्स, और यही आपका इसका आंसर है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या थे, कॉन्सेप्ट हमने इसमें 3 चीज़ सीखी कॉन्सेप्ट में। एक तो हमने इसमें सीखा कि हमारी जो है नॉर्मल, हम जो लास्ट टाइम भी हमने किया था क्वेश्चन, वही 4 बराबर दूरी बटा समय, इसको मैंने आपका जो पहले वाले जो वीडियो था उसमें इस तरीके से लिखा था, आप कैसे भी लिख सकते हो, V इक्वल टू S बाई टी, 4 बराबर दूरी बटा समय। और एक हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लगा है वो फॉर्मूला लगा है कौन सा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, और एक लगा है V इक्वल टू U प्लस AT वाला। ये तीनों फॉर्मूले लग के हमारा जो निकल के आया वो आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आया, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार डायग्राम आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंथी था क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में भी अपने आप में काफ़ी दिक्कत आएगी। लेकिन नॉर्मली इस टाइप के जो सॉल्व होते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, नॉर्मल आपका टी में आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर जो निकल के आता है वो आता है T इक्वल टू 15 सेकेंड्स। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर T इक्वल टू 15 सेकेंड्स ही आना चाहिए। नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस का T इक्वल टू 15 आ रहा है, किसका T इक्वल टू 15 नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन, 1.4 हमारा क्वेश्चन है 1.4। ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। आपको देखोगे ग्राफ जो है, ग्राफ उस क्वेश्चन का बन रहा है। इसमें आपसे बोला है कि आपको ये ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रही है। आपसे 3 चीज़ें पूछी है इसमें, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, और आपसे एक टाइम पे भी एक वेलोसिटी पूछी है। ऐसे टाइम पे वेलोसिटी बतानी है जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एवरेज वेलोसिटी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो होता है आपका, वो होता है मेरा V एवरेज होता है मेरा हमेशा टोटल डिस्टेंस, मेरी S टोटल डिवाइडेड बाई टाइम टोटल। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। S टोटल अगर मैं निकालूँ तो S टोटल कितनी हो जाएगी मेरी, S टोटल हो जाएगी मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली जो मेरी टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, यानी कि वो सेंटीमीटर में लिख लो तो 200 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 20, ठीक है। इसके बाद तो फिर इसने टाइम वेस्ट किया है, कुछ चला ही नहीं है, क्योंकि 20 सेकेंड्स तक तो ये चला, उसके बाद 200 मीटर के 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पहुंचने के बाद ये केवल टाइम वेस्ट किया इसने। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे केवल डिस्टेंस के तक टाइम वाली निकालेंगे, तो ये कितना आएगा मेरा 20, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। एक पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी में आप एक चीज देखो इसमें कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी है, इसको अगर P मान लूँ, इस पॉइंट को मैं Q मान लूँ, तो इसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस P और Q के दौरान जो भी इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है वही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी इसकी जो है बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आके घट रही है, यानी इस दौरान इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकाल दूँ तो वही मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, फिर से एवरेज निकालो। अब मैंने एवरेज ये तो निकाली थी पूरे टाइम की, लेकिन मैं P और Q के बीच में एवरेज निकाल रहा हूँ। P Q के बीच में एवरेज निकालूंगा तो डिस्टेंस P और Q के बीच में और टाइम P और Q के बीच में, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस देखो, अगर डिस्टेंस आप यहाँ से नोट करोगे तो एक जो इसका ब्लॉक है वो 20 सेंटीमीटर का है, क्योंकि देखो 0 से 100 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, एक ब्लॉक कितने का हो गया 20 सेंटीमीटर का। और 1 सेकेंड्स का जो ब्लॉक है, ये मेरा एक ब्लॉक है 2 सेकेंड्स का,
ठीक है, आप देख लेना ब्लॉक पे जो आपका डेटा दे रखा है उससे आपको पता लग जाएगा कि एक ब्लॉक कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी 100, और टाइम कितना हो जाएगा मेरा, अगर टाइम देखो तो मेरा टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड्स, तो ये मेरा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर बाई पर सेकेंड। ये मेरी जो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस पूरे ग्राफ के दौरान। अब ये कैसा है मेरा नीचे टाइम, टाइम अगर देखोगे तो आप, तो इसमें मेरा कितने ब्लॉक आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, केवल मेरा एक ये वाला ब्लॉक आ रहा है और ये वाला ब्लॉक आ रहा है। तो ठीक है, मेरा कि 2 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड यहाँ पे, टोटल कितना आ जाएगा 4 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरी, डिस्टेंस में मेरे कितने ब्लॉक आ रहे हैं, डिस्टेंस में मेरे ब्लॉक आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5। एक ब्लॉक आपका 20 सेंटीमीटर का है तो 5 ब्लॉक कितने के हो गए, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे एवरेज वेलोसिटी। अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहता है, द टाइम मोमेंट t0 at which the instantaneous velocity equal to mean velocity average over first t0 seconds। यानी कि इस पूरे ग्राफ में उसने पूछा है मेरे से कि ऐसे टाइम पे वेलोसिटी, ऐसा टाइम बताना है मुझे जहाँ पे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, मतलब उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो पूरी मीन वेलोसिटी के बराबर थी उस t0 सेकंड्स में। यानी कि फर्स्ट t0 सेकंड में सोचो अगर मैं 10 सेकंड में बताऊँ तो यहाँ तक चला, तो जो भी उस t0 वैल्यू पे जो वेलोसिटी आएगी वो उस टाइम में एवरेज वेलोसिटी के बराबर थी। अब आप देखो इस पूरे अगर ग्राफ में देखूँ मैं, तो जो मेरा ds/dt होगा, मैंने आपको बताया था ds/dt होगा, ये मेरा ds/dt जो होगा वो होना चाहिए मेरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई उस टाइम के बराबर। यानी कि जो मेरा जितनी डिस्टेंस मैंने चली है, चाल बराबर दूरी समय का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, चाल है ये दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय मेरा है t0 में पूछा है मेरे से, तो ds/dt s/t0 होगा उतने टाइम तक जितने टाइम में ds/dt मेरा एक उस ओरिजिन से पास करे। मतलब इस ग्राफ में ये मेरा ds/dt अगर यहाँ से पास करेगा इस पॉइंट पे, तभी ये जो मेरा इसकी t0 पे वेलोसिटी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो इस पॉइंट पे आके, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा, एक इसको पॉइंट को d बोल देता हूँ मैं, इस पॉइंट पे क्या होगा मेरा, ये वो टाइम होगा जहाँ पे मेरी वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, अब ये टाइम कैसे निकालूंगा मैं, ये यहाँ तक 10 था, मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक 2 का है तो 2 2 4 2 6, यानी कि 10 + 6, यानी कि t0 मेरा होगा कितना, 16 सेकेंड। 16 सेकेंड एक ऐसा टाइम होगा t0 जहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें ग्राफ यूज हो गया। आपका ग्राफ से आपको डेटा भी रीड करना आना चाहिए कि डेटा ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होता है। फिर आपका ये क्वेश्चन नॉर्मली चाल बराबर दूरी बटा समय से अलावा तो जा ही नहीं रहा है बाहर, इसी में से ही आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1.5, जैसा कि मैंने कहा था कि हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्योर वेक्टर का क्वेश्चन है। आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आपको वेक्टर का क्वेश्चन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। 2 कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर के पता होना चाहिए जो हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, जहाँ वेक्टर आ गया सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लो बहुत अच्छा सा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 2 पार्टिकल्स हैं, ये मैं स्पेस में बना था, 2 डायमेंशन में पार्टिकल है 2। ठीक है, बोल रहे हैं मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ये मान लेता हूँ मैं v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हम नहीं कह सकते, कांस्टेंट स्पीड तो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, पर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि आपकी जो ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये बोलता है इनिशियल मोमेंट द रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पे रेडियस वेक्टर जब भी आप बनाते हो किसी पार्टिकल का, तो वो बनाते हो ओरिजिन से। तो v1 का दे रखा है मेरा r1 और v2 का दे रखा है मेरा r2। सिंपल सी बात है, आपका जो वेक्टर होता है वो ओरिजिन से बनता है, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आप उसके वेक्टर को ड्रॉ करोगे। तो आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका ओरिजिन। ठीक है, अब आपको बोला है हाउ मच दिस 4 वेक्टर बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। यानी कि ये पार्टिकल इधर जाके यहाँ से जाते हैं और ये कहीं ना कहीं पे कोलाइड हो जाते हैं, यहाँ पे कोलाइड हो जाते हैं ये। तो आपसे पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो, r1 r2 v1 v2 के बीच में कोलाइड हो जाए। तो मैंने डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम में कोलाइड हो रहे हैं,
इस कोलिजन पॉइंट का, ये कोलिजन पॉइंट को मान लेता हूँ मैं ये बी पॉइंट, इस पॉइंट का वेक्टर अगर मैं यहाँ से मान लूँ R3C, तो अब इसमें आपका ये बस डायग्राम बन गया। अगर आपको वेक्टर पता है तो आपका क्वेश्चन ये बस सॉल्व हो गया। अगर आपको वेक्टर नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत कर सकता है। ठीक है, चलो वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल जो होता है, एक ट्राइंगल तो मेरा ये है, ठीक है, ये R2 है, ये V2 है। अगर अब मैं, ये तो हो गया मेरा R2 क्या है, मेरी डिस्टेंस होगी। अगर ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है और t टाइम बाद ये यहाँ से, ये मेरी कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड V2t। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी V1t। अब मेरा ये वेक्टर आ गया। अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं वेक्टर, तो मेरा R3 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R2 प्लस V2t, दोनों वेक्टर। और R3 को अगर मैं इस ट्राइंगल से सॉल्व करूं, इस वाले ट्राइंगल से, अगर R2 को मैं इस ट्राइंगल से निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, R3 R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर t। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी है। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि R3 वेक्टर तो दोनों में है। इससे मैं अगर इसको, इनको दोनों को बराबर कर देता हूँ तो इससे R2 प्लस V2t इक्वल टू आता है मेरा R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू t। इससे मेरा जो t निकल के आता है वो आता है मेरा आपका, इससे आएगा मेरा t R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होगा कि अब t तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो यानी कि ये तो इसका मोड वाला पार्ट आएगा, इन दोनों का मोड, इन दोनों का भी मोड। मोड मतलब इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि टाइम जो होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है तो टाइम में तो हमेशा मेरा आएगा। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं इनमें पुट कर देता हूँ तो मेरा क्या बन के आ जाएगा, मेरा बन के आ जाएगा ये, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं इस वाले की R1 माइनस R2, अगर मैं यहाँ से निकालूं R1 माइनस R2 इक्वेशन में, अब मैं t की वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू, ये तो वेक्टर में चल रहा है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2 में t की वैल्यू आ जाएगी मेरी, अगर मैं इसको रखूँ तो ये हो जाएगा मेरा कितना, मोड में R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मोड में V2 माइनस V1। ये क्या है, ये तो मेरी t की वैल्यू हो गई, इनटू मेरा V2 माइनस V1, ये मेरा ऊपर है, इससे इनटू है ये। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरी इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 मोड में। तो ये मेरा जो रिलेशनशिप बन के आया किसमें, R1 R2 V2 V1 में, इस टाइप का रिलेशनशिप मेरा आएगा। उससे मेरा, अब आप चाहो तो इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, आपका एक रिलेशनशिप बन के आ गया। आप चाहो तो इसको आप इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसमें R वाली टर्म्स एक साथ लिख लो तो आपको ऐसे, इससे भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मोड इक्वल टू V2 माइनस V1 दोनों वेक्टर में डिवाइडेड बाई इसका मोड। ये भी सही है। एंड ऑफ द डे हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि इस तरीके से इसमें रिलेशनशिप बताना है कि ये किसी पॉइंट पे जाके कोलाइड हो जाते हैं, तो मेरा इससे रिलेशनशिप बन के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। तो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ये रिलेटिवली इजी थी, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये ट्राइंगल वाला स्पेशली, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ ये वाला, अगर इसको, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, तो ये है मेरा ट्राइंगल। ओ सी बी से मैंने ये रिलेशनशिप निकाला है और ये मैंने निकाला है ओ डी बी से। ठीक है, ये चीज़ मेरे को आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है ये, हाँ ये सही है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से वेक्टर निकाल देना, फिर आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपका ये इजी क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इरोडॉव का स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला चाहिए बहुत ईजी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन उसके जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी
कॉन्सेप्चुअल होती है, तो इसलिए आप थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो। यहाँ पे हमारा एटलीस्ट ये तीनों क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये वीडियो भी हमारा खत्म होता है। होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स कोलीग्स हैं उन सबसे शेयर करना, ताकि आपको जो आपके फिजिक्स में भी जो भी जेई की ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनको अब इरोडॉफ की प्रॉब्लम को देख के ईजी लगे और इस टाइप की प्रॉब्लम आपको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व में 1.6, 1.7, 1.8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।